सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस्ड पे 3 महान घटनाओं में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। आज आखिरी घटना बिल्कुल सिंपल है एकदम, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। पहली बार तो दोनों हेडिंग लिख दो, स्टेशनरी वेव और ब्रैकेट में स्टैंडिंग वेव्स। गिटार या सितार क्या क्या होते हैं, टन तो उसके तार झंझनाते हैं। ये सुपरपोजिशन है 2 वेव्स के बीच में। आप याद करें, जब आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो रिफ्लेक्ट होकर जो वेव आती है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो एंड कैसा है, फ्री एंड है या रिजिड एंड है। फ्री एंड था तो उसी फेस में आ गई थी, और रिजिड एंड था तो ऑपोजिट फेस में आई थी। जाने वाली वेव और लौटने वाली वेव तो इसी का ही रिफ्लेक्शन है। में अगर सुपरपोजिशन हो जाए, यानी कि 2 आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए, तो उनके सुपरपोजिशन से एक ऐसी वेव बनेगी जो झंझनाट के रूप में नजर आएगी, कहीं जाती आती नजर नहीं आएगी, वो वहीं की वहीं कंफाइंड, जैसे कि बस यहीं की यहीं है, चल नहीं रही है। इज कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। तो फटाफट जो आपने हेडिंग डाली स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, उसका फटाफट एक स्टेटमेंट लिख दो, सुन लें ढंग से। व्हेन 2 आइडेंटिकल वेव्स travel in opposite direction, then due to their superposition a new wave is formed which appears standing in the medium, which is called standing waves. उसके बाद considering a wave y1 is a sin 2 pi t upon t minus x upon lambda, and this wave is reflected through a rigid or free ends. If या वेव, देख दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। Wave reflected by free end, तो फ्री एंड से उसी फेस में आती थी ना, a sin 2 pi t upon t, बस डायरेक्शन बदल गई उसकी, बस क्या पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ना आके नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी, सो इट बिकम्स प्लस इक्वेशन 2। वेव रिफ्लेक्टेड बाय रिजिड एंड y3 रिजिड एंड ऑपोजिट फेस से आ जाती थी, डायरेक्शन तो उसकी बदली। रिफ्लेक्टेड वेव तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए तो बदलेगा, परंतु इसका फेस भी बदल गया। ऑपोजिट फेस का मतलब 180 डिग्री के बाद ऑपोजिट फेस में आ जाता है। a sin 2 pi t upon t प्लस की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, x upon लैम्डा और प्लस पाई करते फेस डिफरेंस 180 डिग्री आगे पहुंच जाएगा, और ऊपर उठने की वजह नीचे आएगा, और फेस में आ गया। और प्लस पाई कर दोगे अगर तो थर्ड वो आ जाता है क्वाड्रेंट, जिसमें वही ये साइन नेगेटिव होता है, तो आगे माइनस लगा दो, माइनस लगाने पर उसका एंगल +5 हो गया और ऑपोजिट फेस में आ गया। प्यारे बच्चों, अगर ये वेव जारी है तो रिफ्लेक्टेड में से इन दोनों में से कोई एक वेव होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड है कि रिफ्लेक्शन रिजिड से हुआ कि फ्री एंड से हुआ। दोनों ही बातों के हम यहां विचार करेंगे। रिजल्टिंग वेव
रिजल्टिंग वेव ऑफ 1 एंड 2। और फ्री एंड शो आ रही होती तो दोनों के सुपर पोजिशन से कैसी वेव बनेगी? y इक्वल टू y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा और बचेगा साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस यहां से साइन 2 पाई t अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। साइन इसी इंटू दोनों हो जाएगी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद करें मैथ्स वाले, बाय वालों को थोड़ी दिक्कत रहती है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मैथ्स वाले तुम्हें याद आ जाना चाहिए। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए क्या था 2 पाई टी अपॉन टी, 2 साइन ए कॉस बी और बी क्या था 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। वैसे ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में स्टैंडिंग वेव की कुछ बातें आती हैं कि स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में क्या डिफरेंस है। ये इस आर्टिकल के आने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि बायो वालों के पास भी जो है ये आर्टिकल अगर आएगा तो मैथमेटिकल दिक्कत उन्हें आनी है। ये साइन या तो आप साइन सी प्लस साइन ए फॉर्मूला होते हैं या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगा रहे हो, पर बायो वाले बच्चे इस फॉर्मूले से बहुत दूर है, इसलिए आर्टिकल अक्सर आता नहीं है। पर इसका बेसिक नॉलेज जरूर रहेगा कि ऐसी वेव से स्टैंडिंग वेव बनती है, उसके बारे में नॉर्मली विदाउट मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बायो वाले बच्चे इस जगह पे निराश ना हो कि हम कैसे याद करेंगे। नथिंग, नोट कर लें, बाकी निराश होने की जरूरत नहीं है। एंड रिजल्टिंग वेव ऑफ 1 and 3 1 and 3 की बात कर लो तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y3, ए फिर दोबारा कॉमन आ जाएगा साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा और प्लस करें तो माइनस में आ जाएगा, ये तो कॉमन आई क्या साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस पहले आता 2 कॉस ए साइन बी, 2 पाई टी बाई टी और साइन बाद में आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये नोट कर लें, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। ओके, अब घबराएं ना बिल्कुल। ये स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन होती है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपको याद नहीं है चलेगा, पर स्टैंडिंग वेव क्या है ये नहीं बोलना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद हेडिंग डालें डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव। और उसमें 2 हिस्सों में बांट देना, यहाँ प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव, और ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग।
वेव। प्रोग्रेसिव वेव इस तरह, अगर एक ही पल्स, मान लीजिए ये पल्स आगे जाता रहा मोटा सा चूहा जैसा, और बार बार प्रोग्रेसिव वेव करते रहेंगे तो किसी टाइम का फोटोग्राफ ये होगा। जबकि इस वायर में एक झंझनाहट, ये ऐसी झंझनाहट रहेगी। ओके, एक से ज्यादा खंडों में भी हो सकती है। ऐसे 2, 3, 4 खंडों में झंझनाहट रहेगी। बस एक सांप जैसा या मोटा सा चूहा आगे जा रहा सीधा, ये नजर नहीं आता, बस वहीं की झंझनाहट नजर आएगी। बस एक्चुअली जाना आना लगा रहता है, उनसे सुपर पोजिशन से ही मैं ऐसा महसूस हो रहा है कि ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा। नंबर 1 डाल के जितना आप नेचुरल समझ पा रहे हो उतना ही लिखना। 4-5 पॉइंट लिख सकते हो। देखिए, जो भी एक पॉइंट में यहां बोल रहा हूं वो आपके समझ में आएगा, वो आपके समझ में निश्चित रूप से आएगा। ओके, कल केवल 2 या 3 बच्चों की अटेंडेंस आई बस। हर हर महादेव। और बड़ा दुख होता है सुन के कि वीडियो पूरी नहीं देखी जाती और पढ़ाने की हिम्मत से भी नहीं होती। जय महाकाल। टुडेज अटेंडेंस कोड, जय महाकाल। इस वेव में एनर्जी आगे जाती दिखती है और यहाँ पे एनर्जी एक ही जगह पे ठहरी हुई नजर आ रही है। ओके, इन दीज वेव्स एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसी पर इसके नीचे क्या लिख दोगे, एनर्जी इज कंफाइंड बिटवीन ए प्लेस। पूरा वर्ड लिखना, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं। नंबर 2, ये देखिए, यहां से लेके कोई भी डिस्टेंस ले लो, पार्टिकल अगर एम्पलीट्यूड पे है टॉप पोजीशन पे, तो अन्य वाला टॉप पे नहीं आएगा, उसके अगल बगल वाला। हाँ, लैम्डा डिस्टेंस बात जरूर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं एक छोटे से पार्ट की बात करूं तो कोई भी उसमें सेम फेस में हो ही नहीं सकता, या चलो सेम एम्पलीट्यूड पे हो ही नहीं सकता। आराम सुने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। एक पार्टिकल, मैं केवल ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूं, टॉप पे, तो उसे बगल वाला भी टॉप पे नहीं आया। कुछ ये नीचे आया तो वो ऊपर पहुंचेगा। ये तो आगे बढ़ने का तरीका है ट्रैवलिंग वेव में। यहां से लेके यहां तक सब के सब डिफरेंट फेस में होंगे। एक ऊपर से नीचे आने वाला होगा तो ऊपर पहुंचने वाला है, एक नीचे आने तो ये ऊपर पहुंचने वाला है। एक मेन पोजीशन पे वो नीचे जाने की तैयारी में, कोई ऊपर नहीं तैयारी में। एक साथ ऊपर आ रहे हो दोनों, ये संभव नहीं है। एक साथ अगल बगल जुड़े हुए 10-12 पॉइंट एक साथ ऊपर जा रहे हैं, ये संभव नहीं है। पर यहां संभव है। यहां से लेके यहां तक सब के सब सेम फेस में होंगे ऊपर, सबके सब। जो ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये एक ही स्टैंड पे होगा। सबके सब एक साथ नीचे आना शुरू हो। यहां ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके प्यारे बच्चों, स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल बिल्कुल नहीं हिलते उन्हें बोलते हैं नोड्स। एक नोड और एस नोड्स। और जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा हिलते हैं, दैट प्लेसेस इज कॉल्ड एंटीनोड्स। एंटीनोड, सबको मिला के एंटीनोड्स। नो, स्टैंडिंग वेव में दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच के जितने भी पार्टिकल होंगे
हमेशा सेम फेस में होंगे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, मीन पोजीशन को भी एक साथ क्रॉस करेंगे। ऐसा तो यहाँ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये पार्टिकल जब इसको क्रॉस करे तो अब इसके अगल बगल वाला थोड़ी देर बाद करेगा, उसके साथ नहीं कर सकता। क्लियर? तो नेबरहुड पार्टिकल्स आर नेवर इन सेम फेज। इसके पहले यहां क्या लिखोगे? ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स आर ऑलवेज इन सेम फेज। ओके, याद करें, जब मैंने आपको साइकिल गिरने का एग्जाम्पल या लाइन लगा के धक्का देने का एग्जाम्पल दिया था, एक के बाद एक गिरता चला गया था पर गया कोई नहीं था आगे। ऐसे में अगर एक ताकतवर बच्चा बीच में खड़ा हो और पीछे से बच्चे गिरते 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 आ रहे हो, ताकतवर बच्चे भी जो गिरेंगे तो वो तो नहीं लगेगा, और जब वो नहीं गिरा तो अगले सारे बच्चे सुरक्षित हैं। यानी कि अगर वेव को पहुंचना एक जगह से दूसरी जगह पे तो मीडियम के हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, हर पार्टिकल का हिलना जरूरी है। परंतु यहाँ बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं हिल रहे पर वेव आ रही जा रही है। ओके, तो क्या लिखोगे? ऑल मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स नेसेसरी। और उसमें क्या लिखोगे इसके पैरेलल? ऑल पार्टिकल्स एट नोड प्लेसेस नेवर वाइब्रेट। क्लियर? नो वाइब्रेट। ऑल हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक जैसा होगा, कुछ देर बाद होगा बस। अगर एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो हर पार्टिकल की जो अपनी बारी आएगी तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच मीडियम पार्टिकल इज सेम। यहां देखो जरा, नोड वाले पार्टिकल से सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है और फिर अगल बगल वाले से कम होता चल जाता है। ये यहीं तक तो वाइब्रेट करेगा पर ये यहां तक वाइब्रेट करेगा, और ये तो करेगा ही नहीं। स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होते हैं पार्टिकल्स। ओके, क्या लिख दोगे? सेम एम्पलीट्यूड डिफरेंट बताओगे। चौथे में क्या लिखोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। क्या लिखोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज नॉट सेम, इट इज मैक्सिमम for particles at antinode places and minimum 0 is at node places. Okay. और आप इसमें ये बता सकते हैं, सेम एम्पलीट्यूड हो गया, सेम फेस हो गए, और आपका एनर्जी बता दी, और इसमें ये लगा दीजिए स्पीड इज एज्यूम, सॉरी स्पीड इज सीन इन मीडियम, और उसमें स्पीड इज नॉट सीन। दे ओनली झंझारन के क्या बोलते हैं? ओनली कंफाइंड बिटवीन टू प्लेसेस, के बीच में ही वो रहेगी। मोमेंटम कैरी करती है, वो मोमेंटम कैरी करती नजर नहीं आती। ठीक है, और भी जो जो आपको नजर आता है वो आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। वैसे पर्याप्त हो गया पॉइंट, आपने बुक से ही पढ़ लिया। स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में और क्या क्या आपको नजर आ रहा है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आराम से, नहीं तो इतना पर्याप्त है। पर ये वे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में घुसते हैं। ऐसा कोई पॉइंट मेरे बच्चों मत पढ़ना जो पढ़ तो लोगे पता चल नहीं रहा है क्या है और याद करो लिखने के लिए ना, बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ जितने पॉइंट मैंने बोले
आपके दिमाग में घुस गए, ठीक है, और आपको नजर आ रहा है हाँ यार बात तो सही है। ओके, एक डोरी की बात करें, जब गिटार सितार की बात हो ही गई तो उसके एक स्ट्रिंग की बात करें, वो स्ट्रेच है पूरी तरह से, उसमें अगर वेव जारी है तो किस स्पीड से मूव करेगी और रिफ्लेक्ट होगी दोनों तरफ से, सुपरपोजिशन होगा, स्टैंडिंग वेव उसमें नजर आएगी। सोनोमीटर में भी ऐसी वायर होगा जिसमें वेज लगा के हम उसकी बीच की डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इन सब को बताते हुए मैंने इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी के आधार पर तनी हुई डोरी में स्पीड बताई थी v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां की टी टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एम, बहुत बच्चे इस जगह पे गलती करते हैं, ये केवल मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। ओके, देखिए जब इसको खींच के छोड़ देंगे झंझनाहट होगी, अगर ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है तो जो फिक्स एंड है वहां तो नोड का बनना निश्चित है, ठीक है। अब एक मिनट में क्या करेंगे, अपने पेन को नीचे छोड़ दें, कंसंट्रेट हो जाए, जो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग को फोकस करने की, सर अब क्या बताने जा रहे हैं, अलर्ट, रेडी फॉर कंसंट्रेशन। This is a full wave. Its length is wavelength. Another wave with opposite phase. Its length is also lambda. Node, node, node. This antinode. This is lambda. Half. This is obviously lambda by 2 and this half, it is lambda by 4। साक्षात हर बच्चे के दिमाग में आ गया होगा, जो बिल्कुल नालायक भी होगा उसके दिमाग में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, दो कॉन्जुगेटिव नोड्स, बिल्कुल पास पास वाले नोड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 होगी, ये बात बहुत काम आएगी। टू कॉन्जुगेटिव नोड्स आर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस अपार्ट ऑलवेज, और सबसे पास के नोड एंटी नोड जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, नोड एंटी नोड, इसके बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 ऑलवेज। अब उठा लेना कॉपी, और मैं याद दिलाता हूं एक बार, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स लैम्डा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरली नोड एंटी नोड लैम्डा बाई 4। ओके, इधर आ जाइए। हेंस फर्स्ट मोड में दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस तो लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए, जो कि यहां पे L है, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2L। क्या लंबाई नापने से ही लैम्डा का पता चल जाता है। देन फ्रीक्वेंसी V इक्वल टू n लैम्डा होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी V अपॉन L।
सॉरी फ्रीक्वेंसी निकाल लेना मैं, तो V अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल V अपॉन लैम्डा, और V आपको बताइए अंडर रूट T अपॉन M, और अपॉन में यानी 1 अपॉन L, लैम्डा, लैम्डा मीन्स 2L। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ झंझनाहट होनी है अगर फर्स्ट मोड चल रहा हो, ठीक है। फर्स्ट मोड का मतलब एक ही खंड में सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं और 2 खंडों में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो नोड 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 पूरा लैम्डा बन जाएगा, तब एल की वैल्यू पूरी लैम्डा आ जाएगी, तब दूसरा फिर फॉर्मूला बन जाएगा। वो फिर बहुत सारे बनते हैं, फंडामेंटल आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। क्लियर? प्यारे बच्चों, इसी वीडियो में मुझे वेव खत्म करनी थी, डॉपलर इफेक्ट से पहले पहले का पोर्शन, परंतु इसमें जो इसके बाद मुझे पढ़ाना है ऑर्गन पाइप, बांसुरी, वो भी 2 टाइप के हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, प्लस इंपॉर्टेंट है। इसका मैं सोच रहा हूँ अभी भी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ये बात कि उसको सेपरेटेड रखो, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हेडिंग डाल दें, दो मेन हेडिंग में डाल लें, अलग अलग हेडिंग डाल दीजिए। पहले हेडिंग डालिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हेडिंग डाल दीजिए, ताकि अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अटेंडेंस से ध्यान रखें, अटेंडेंस अगर मेरे पास नहीं आती है तो पढ़ाने की हिम्मत नहीं होती है फिर। ओके बच्चों, जय हिंद।